हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टीपीए की सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो है कि ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान से समझना, ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब क्या होता है। जो कि रियल ओनर नहीं होता प्रॉपर्टी का, नो रियल ओनर। ठीक है, मतलब कि वो रियल ओनर नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है या उस प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब? ऑस्टेंसिबल ओनर इज़ नॉट अ रियल ओनर, ये रियल ओनर नहीं है। बट हु कैन रिप्रेजेंट, जो क्या कर रहा है, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ रियल ओनर। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टू अ थर्ड पार्टी फॉर सच डीलिंग। क्लियर है? ऑस्टेंसिबल ओनर इज नॉट अ रियल ओनर, वो रियल ओनर नहीं है। बट हु कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ रियल ओनर टू द थर्ड पार्टी फॉर सच डीलिंग इज अ ऑस्टेंसिबल ओनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 ऑफ टीपीए, सेक्शन 41 बात करता है ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में। वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ अ पर्सन interested in a immovable property, a person is the ostensible owner of such property। कहते हैं कि जब एक ओनर खुद क्या कर दे, अपनी कंसेंट दे दे, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उस पर्सन को उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो पर्सन क्या मान लिया जाएगा? ऑस्टेंसिबल ओनर मान लिया जाएगा। जैसे कि एजेंट हमारा होता है ना, कोई हमारा मैनेजर हो गया। एंड ट्रांसफ़र ऑफ सेम फॉर कंसिडरेशन, और अगर हम लोग वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र की जा रही है उसके द्वारा कंसिडरेशन के लिए, द ट्रांसफ़र शैल नॉट बी वॉइडेबल on the ground that transferee after taking a reasonable care to attaining that the transferor has a power to make a transfer। यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसे रियल ओनर ही माना जाएगा, और अगर वो किसी भी तरह का ट्रांसफ़र करता है तो वो जो ट्रांसफ़र होगा वो वैलिड ट्रांसफ़र माना जाएगा। ठीक है, वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। या फिर ये नहीं कहा जा सकता कि जिस समय इसने प्रॉपर्टी को सेल किया उस समय इसके पास पावर नहीं थी। नहीं, अगर एक ओनर ने अपनी इच्छा से उसे अपनी पावर दी है प्रॉपर्टी के साथ डील करने की, तो वो जो ट्रांसफ़र करेगा वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं ऑस्टेंसिबल ओनर के? सबसे पहला है कंसेंट, कि उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, या तो एक्सप्रेस होनी चाहिए या इम्प्लाइड होनी चाहिए, कि यहाँ पर रियल ओनर की कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, एंड वो राइटिंग में भी हो सकती है। ठीक है, फिर है कंसिडरेशन। यहाँ पर जब एक ऑस्टेंसिबल ओनर ट्रांसफ़र कर रहा है ना, यहाँ पर जब एक ऑस्टेंसिबल ओनर ट्रांसफ़र कर रहा है कंसिडरेशन, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है और कंसिडरेशन के साथ कर रहा है, तो ठीक है। लेकिन ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर है ये बिना उसके कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर होता है वो जब भी ट्रांसफ़र करेगा ना प्रॉपर्टी का, तो वो हमेशा कंसिडरेशन के साथ करेगा या कंसिडरेशन लेगा। लेकिन अगर वो बिना कंसिडरेशन के करता है तो उसे गिफ्ट माना जाएगा। आपको पता है गिफ्ट में पैसा नहीं लिया जाता, और वो वैलिड भी नहीं माना जाएगा। फिर है रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर कैन बी अंडरस्टूड as the care which a reasonable and ordinary man would have taken। इसमें कहा कि आपको रीजनेबल केयर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है गुड फेथ, कि यहाँ पर ऑस्टेंसिबल ओनर जो ट्रांसफ़र करेगा उस दौरान वो ईमानदार रहेगा। ठीक है, गुड फेथ में वो उस प्रॉपर्टी का क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। अब है बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988। बेनामी ट्रांसफ़र का मतलब बेनाम है ना, कि जिसका कोई नाम नहीं है। मान के चलो, द बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शंस इन विच अ प्रॉपर्टी बाय अनदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन पेड एंड प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन। कहते कि इस प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है और डील कोई और कर रहा है ना। ये इसका मतलब है। द एक्ट प्रोवाइडिंग दैट वेयर अ प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर्ड बेनामी
द पर्सन इन विच हुज नेम प्रॉपर्टी इज हेल्ड शैल बिकम अ रियल ओनर। लेकिन अब ध्यान से समझना, पुराने समय पे क्या हुआ था, एक ना लैंड सीलिंग एक्ट आया था, ठीक है, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। एक लैंड सीलिंग एक्ट आया था, उसमें कहा गया था कि एक पर्सन के पास सिर्फ इतना पर्टिकुलर ही लैंड वो अपने पास रख सकता है, और जो बाकी का लैंड होगा उसको वो सरकार को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, भाई कोई भी नहीं चाहता कि हमारी प्रॉपर्टी हमसे दूर चली जाए। तो जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ज़मीन थी, उन्होंने ना ये बेनामी ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। बेनामी ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को नहीं दिया किसी को, तो क्या हो जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे से चली जाएगी। तो मैंने इस प्रॉपर्टी, इसकी रियल ओनर मैं हूँ, रियल ओनर इसकी खुशप्रीत है, लेकिन यहाँ पर मैंने इस प्रॉपर्टी को क्या है, दे दिया, ठीक है, रियल ओनर मैं हूँ, मैंने अपना पैसा खर्च करके इसको ख़रीदा, लेकिन मैंने लिखवा दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसी भी पर्सन को, मान के चलो वीना को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये ट्रांसफ़र जो होता है इसे बेनामी ट्रांसफ़र कहते हैं, बेनामी ट्रांसफ़र कहते हैं। अब मान के चलो, अब वीना ने मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस नहीं दी, तो हालांकि वीना ऑस्टेंसिबल ओनर की तरह काम कर रही है, लेकिन अब वीना ने मुझे प्रॉपर्टी वापस नहीं दी, तो मैं क्या कर लूँगी भाई, मैं तो कोर्ट भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तो गलत तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मैंने तो अपनी प्रॉपर्टी वीना को दे दी थी, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे केस हैं, लेकिन आप ये समझो कि इसे कहा जाता है बेनामी ट्रांसफ़र, कि रियल ओनर कोई और है, प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी और के पास है, प्रॉपर्टी का रियल ओनर मैंने वीना को दिखा दिया कि हाँ भाई वीना के पास है ये प्रॉपर्टी, पोजेशन तो वीना के पास है, तो मैं रियल ओनर कैसे, और रियल ओनर मैं ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया, द एक्ट प्रोवाइड दैट वेयर अ प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर्ड बेनामी द नेम इन हुज नेम इन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड शैल बिकम अ रियल ओनर। कि भैया देखो, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी वीना के नाम पे, तो ये वाला पॉइंट बोलता कि जिसके नाम पर ट्रांसफ़र किया ना वो रियल ओनर है, ठीक है। मैंने वही बात की ना भाई, मैंने तो अपने फ़ायदे के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, अब वीना मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रही है, मैं क्या करूँ, ना प्रॉपर्टी रही ना कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पर कहा गया कि जब यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी ना, आपने बेनाम ट्रांसफ़र कर दिया, बेनामी ट्रांजेक्शन्स कर दी हैं, तो वहाँ पर जिसके नाम प्रॉपर्टी है वही रियल ओनर माना जाएगा। हालांकि वो उस प्रॉपर्टी पर खर्चा मैंने किया, मैंने बस डॉक्यूमेंट्स में मैंने नाम वीना का लिख दिया, लेकिन वीना उसकी रियल ओनर हो जाएगी। बेनामी ट्रांजेक्शन्स एक्ट 1988 इज़ नॉट ऑफ अ रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं है, मतलब कि इससे पहले जो हो चुका ठीक है, लेकिन अब एक्ट आने के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू सूट्स प्रोसीडिंग विच ऑलरेडी स्टार्टेड, कहते हैं ये उस पर अप्लाई नहीं होगा, उन सूट्स पर अप्लाई नहीं होगा जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुके हैं इस एक्ट से पहले। In respect of Benami transactions entered into after commencement of this act, no power shall not allowed to take plea under section 41। कहते अगर आपने इस एक्ट के आने के बाद 1988 के बाद अगर आपने ऐसा बेनामी ट्रांजेक्शन्स किया, ठीक है, और वो आपकी प्रॉपर्टी वापस नहीं कर रहे, तो आप सेक्शन 41 में नहीं जा सकते, ठीक है जी। अगर आपको ये समझ आया हो तो थम्स अप कर देना कमेंट बॉक्स में। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।